Jai Hind students. Today I am going to discuss one of the very important topic, monetary standard. This topic is very important for the students of class BCom first semester of Banaras Hind University, Kashi Vidyapeeth, and this is also very important for those candidates who are going to appear in BCom or MCom entrance examination. So let's start the topic. First, we have to understand the definition of monetary standard. And monetary standard is a very common, very important and very common concept. Monetary standard refers to the type of standard money used in the country. जो भी मनी यूज की जा रही है कंट्री में, उसका किस मेथड से यूज की जा रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस क्वांटिटी में इशू की जा रही है, किस प्रिंसिपल के थ्रू इशू की जा रही है और उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है, ये सारा कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म मोनेटरी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। मोनेटरी स्टैंडर्ड का यही मतलब है कि उस कंट्री में जो भी करेंसी यूज हो रही है वो करेंसी मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है, पेपर स्टैंडर्ड में है कि मेटेलिक स्टैंडर्ड में है, वो जब इश्यू हो रही है तो किस प्रिंसिपल के थ्रू हो रही है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू हो रही है कि प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम के थ्रू हो रही है, उसका जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं, बाकी करेंसीज हैं, उनके साथ उसका एक्सचेंज किस बेस पर हो रहा है। तो ऑल दीज एरियाज आर summed up under monetary standard. Therefore we can say that monetary standard refers to the principal method of regulating the quality, quantity and exchange value of standard money used in the country. Or in very simple terms, monetary standard refers to the type of standard money used in the country. Now, if two objectives are there of a good monetary standard, sound monetary standard refers to a good monetary standard, और गुड monetary standard के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन करेंसीज इंटरनल वैल्यू और इंटरनल प्राइस लेवल। तो आप सब जानते हैं कि अच्छा मॉनेटरी स्टैंडर्ड वही होगा जिसमें कि जो कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस कांस्टेंट रहे, प्राइसेस में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी ना हो, बहुत ज्यादा प्राइसेस राइज या फॉल ना हो, क्योंकि राइज और फॉल इन प्राइसेस कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और दैट क्रिएट्स इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। तो इन अनस्टेबल प्राइसेस रहेंगे तो उससे बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक अच्छा मॉनेटरी स्टैंडर्ड का ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है, पहला उद्देश्य होता है कि वह इंटरनल प्राइसेस को स्टेबल बनाए रखे। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वह ये है कि जो एक्सटर्नल वैल्यू है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है, डॉलर का इंडियन रुपये के साथ, यूरो का इंडियन रुपये के साथ, जैसे कि एग्जांपल में हम ले रहे हैं, वह जो है वह भी एक मेंटेन रहे, उसमें भी ज्यादा चेंजेस ना हो। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड के दो मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एक अच्छे मॉनेटरी स्टैंडर्ड के, कि पहला तो इंटरनल वैल्यू या इंटरनल प्राइस लेवल कांस्टेंट बना रहे, स्टेबल बना रहे, और दूसरा एक्सटर्नल वैल्यू यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट उसमें स्टेबिलिटी रहे। ये क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है कि एक साउंड मॉनेटरी स्टैंडर्ड के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव होंगे, इंटरनल प्राइस लेवल और फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये दोनों कांस्टेंट बने रहे। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। तो आप देख सकते हैं इस फ्लो डायग्राम में कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड, मेटेलिक स्टैंडर्ड एंड पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ये जो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड है ये हिस्टोरिकल बेसिस पर है, जैसा कि पिछले समय में मॉनेटरी स्टैंडर्ड रहा है उसके बेस पर ये फ्लो डायग्राम बनाया गया है। अब ये मेटेलिक में भी दो तरह का रहा है, मोनोमेटेलिक और बाईमेटेलिज्म। मोनोमेटेलिज्म में गोल्ड स्टैंडर्ड भी था, सिल्वर स्टैंडर्ड भी था। बाईमेटेलिज्म में सिल्वर और गोल्ड दोनों साथ साथ चलते थे। फिर ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके भी दो मेन टाइप्स हैं, डायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड और इनडायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। डायरेक्ट में एक ही है, गोल्ड करेंसी या गोल्ड क्वाइन स्टैंडर्ड, जबकि इनडायरेक्ट में गोल्ड बुलियन रहा है, गोल्ड रिजर्व रहा है, गोल्ड एक्सचेंज और गोल्ड पैरिटी रहा है। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड भी दो है, फ्री और मैनेज्ड है। इस वीडियो में बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द मेटेलिक स्टैंडर्ड and in the next video we will study in detail about the paper currency standard, their principle and methods. So let's start with the metallic standard.
और मेटलिक स्टैंडर्ड में सिंपल सी बात है कि मेटलिक स्टैंडर्ड का डेफिनेशन वही होगा कि व्हेन द मॉनेटरी यूनिट इज इन द फॉर्म ऑफ सम मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा। जो आजकल मेटलिक कॉइन्स चल रहे हैं वो मेटलिक स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जब हम कहते हैं कि मेटलिक स्टैंडर्ड द मॉनेटरी यूनिट इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल, और दूसरी बात ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ द मेटल, स्टैंडर्ड कॉइन्स आर फुल बॉडीड लीगल टेंडर एंड देयर वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक मेटलिक वर्थ। जो गोल्ड या सिल्वर के कॉइन चलते थे उनकी जितनी फेस वैल्यू होती थी, जितना उन पर लिखा होता था, उतने ही उनकी मेटलिक वैल्यू भी होती थी। उनकी मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस मेटल के वैल्यू बने हैं उसकी मार्केट वैल्यू। तो मेटलिक स्टैंडर्ड में जितना फेस वैल्यू होती थी कॉइन की, उतना ही उसकी मार्केट में उसको मेटल के रूप में वैल्यू होती थी। तो जब फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक मेटलिक वैल्यू दोनों सेम हो तो वह स्टैंडर्ड कॉइन है और वह मेटलिक स्टैंडर्ड को रिफर करता है। और पूरे वर्ल्ड में बेसिकली दो तरह के मेटलिक स्टैंडर्ड रहे हैं, मोनोमेटलिज्म और बाइमेटलिज्म। और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया में सिल्वर स्टैंडर्ड रहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा है। सिल्वर स्टैंडर्ड रहा है 1835 से लेकर 1893 तक, और जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है 1931 तक। ध्यान ये देना है कि इंडिया में सिल्वर स्टैंडर्ड रहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड के कुछ वेराइटीज रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड कभी नहीं रहा है। ये क्वेश्चन भी बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में पूछा जा चुका है कि इंडिया में सिल्वर स्टैंडर्ड कब से कब तक रहा है। तो दिस हैज बीन फ्रॉम 1835 टू 1893। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले वर्ल्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड कहाँ शुरू हुआ। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड ग्रेट ब्रिटेन में ही शुरू हुआ और ग्रेट ब्रिटेन में ही एंड भी हुआ। तो अब आते हैं मेटलिक में, पहला है मोनोमेटलिज्म। मोनोमेटलिज्म क्लियर है, जबकि मॉनेटरी सिस्टम आर मेड ऑफ वन मेटल ओनली। कोई एक सिंगल मेटल हो, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, तो दैट विल बी कॉल्ड मोनोमेटलिक और मोनोमेटलिज्म। और जो स्टैंडर्ड कॉइन होगी वो फुल बॉडीड कॉइन होगी। और फुल बॉडीड कॉइन का मतलब यही होगा कि चाहे उसको मेटल के रूप में आप बेचें और चाहे कॉइन के रूप में यूज करें, दोनों ही वैल्यू सेम होगी। फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी मेटलिक वैल्यू है दोनों ही सेम होंगी, तब वो फुल बॉडीड कॉइन है। और दूसरी बात कि वह अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब कि उसमें कितना भी अमाउंट तक का पेमेंट आप किसी को करेंगे तो कोई पेमेंट लेने से मना नहीं करेगा। अभी जो हमारी क्वाइंस चल रही हैं 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपी की क्वाइंस, ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। इसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पेमेंट किसी को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई अगला पेमेंट लेने के लिए रेडी नहीं होगा। लेकिन जब मोनोमेटलिज्म था या मेटलिक स्टैंडर्ड था तो उसमें गोल्ड या सिल्वर में कितना भी पेमेंट किया जा सकता था। तो मोनोमेटलिज्म के जो भी क्वालिटीज हैं कि एक तो सिंगल मेटल रहेगा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पेमेंट उस कॉइन में किया जा सकता है। फ्री क्वाइनेज ऑफ द मेटल होता था। फ्री क्वाइनेज का मतलब ये है कि कोई भी अपना गोल्ड लेके जाए मिंट हाउस में, टकसाल में, और वहां पर उतना का क्वाइन कलेक्ट कर सकता है। ये था फ्री क्वाइनेज में। और कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर उस मेटल के, उस गोल्ड के या सिल्वर के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटलिक स्टैंडर्ड या मोनोमेटलिक, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, इनमें पेपर करेंसी भी चलती थी। यह भी क्वेश्चन बीएचयू बीकॉम में आया है। तो पेपर करेंसी में भी चलती थी, लेकिन यह था कि वह कन्वर्टेबल होती थी मेटलिक कॉइन में। और ऐसा नहीं है कि मेटलिक स्टैंडर्ड में पेपर करेंसी नहीं चलती थी, वह भी चलती थी। तो आप मोनोमेटलिज्म के टाइप ऑलरेडी आप जानते हैं कि दो तरह के मेनली डिस्कस किए गए हैं, सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड। और सिल्वर स्टैंडर्ड में मॉनेटरी यूनिट विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिल्वर। ये सिल्वर का बना होगा क्वाइन होगा, उसका फिक्स वेट होगा, हर क्वाइन का एक फिक्स वेट होगा, तभी स्टैंडर्ड होगी। और फाइननेस होगी कि कितनी क्वालिटी की है, किस क्वालिटी की है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर होगा, कितना भी अमाउंट में पेमेंट किया जा सकता है। इंडिया में 1835 से 1893 तक सिल्वर स्टैंडर्ड रहा है। उसमें 1 रुपी और हाफ रुपी के सिल्वर कॉइन चलते थे। रुपी और हाफ रुपी चलते थे, 180 ग्रेन का होता था और उसकी फाइननेस 11/12 होती थी।
क्वाइनेज फ्री था, कोई भी अपना सिल्वर ले जाकर के उसको क्वाइन में मिंट हाउस में कन्वर्ट करा सकता था। तो ये था सिल्वर स्टैंडर्ड। इसके बाद बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड का। तो गोल्ड स्टैंडर्ड ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ मोनोमेट्रिक स्टैंडर्ड रहा है, और इसमें मोनेटरी यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जो भी मनी की यूनिट होगी, जो क्वाइन होगी, मेनली वो गोल्ड के रूप में होती थी। हालांकि इसके कुछ ऐसे भी वेराइटीज हैं जिसमें कि गोल्ड केवल यूज किया जाता है, टोकन के रूप में गोल्ड क्वाइन नहीं होती थी। और गोल्ड क्वाइन का भी एक फिक्स्ड वेट होगा, एक फाइननेस होगा। उसके बाद से ये बहुत जगह चलता रहा है लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी में। यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि यूके पहला कंट्री था जिसने कि गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे पहले शुरू करता है 1816 में, और एबंडन खत्म भी कर देता है 1931 में। जर्मनी ने 1873 में शुरू किया था, फ्रांस 1878 में शुरू किया था, यूएसए 1900 में शुरू किया था। लास्टली 1936 तक आते आते गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है वर्ल्ड से। अब आते हैं बाईमेटलिज्म में। हमने मोनोमेटलिज्म में सिल्वर और गोल्ड पढ़ लिया। बाईमेटलिज्म क्लियर है कि बाईमेटलिज्म में दो करेंसीज होंगे, दो मेटल होंगे, और गोल्ड और सिल्वर दो तरह के जनरली होते थे। गोल्ड और सिल्वर के दो तरह के क्वाइन होते थे, और दोनों ही अनलिमिटेड लीगल टेंडर थे, और दोनों में ही एक फिक्स रेशियो ऑफ एक्सचेंज होता था, कि एक्सचेंज रेट होता था कि 1 गोल्ड क्वाइन इक्वल टू 12 सिल्वर क्वाइन और 15 सिल्वर क्वाइन, और वह फिक्स होता था, लंबे समय तक वह फिक्स रखता था। वह उसको मिंट पैरिटी बोलते थे। मिंट में जिस रेट पर तय होता था, गवर्नमेंट तय करती थी कि 1 गोल्ड क्वाइन में कितने सिल्वर क्वाइन होंगे, उसी रेट पर उसका एक्सचेंज होता था। इसकी एक डीमेरिट ये थी कि यदि मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के बीच का एक्सचेंज रेट चेंज होता था तो उससे बाईमेटलिज्म डिस्टर्ब होता था और ग्रेसम लॉ लागू होता था। मनी में ग्रेसम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेसम लॉ को थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि दो तरह की करेंसी सर्कुलेशन में हो, एक अच्छी बैड करेंसी हो, एक गुड करेंसी हो, तो बैड करेंसी ड्राइव्स आउट गुड करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन। इसको और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बाईमेटलिज्म की एक डिमेरिट ये थी कि यदि आपस में गोल्ड और सिल्वर का एक्सचेंज रेट मार्केट में चेंज होता था तो उसका असर पड़ जाता था मिंट पैरिटी पर, और लोग होर्डिंग एक्सेट्रा करना शुरू कर देते थे गोल्ड स्टैंडर्ड का। तो अब आते हैं फिर से बाईमेटलिज्म के कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि अनलिमिटेड क्वाइनेज होता है। अनलिमिटेड क्वाइनेज है, दोनों ही जो है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कि कितना भी अमाउंट में। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब कि कितना भी अमाउंट में पेमेंट किया जा सकता है। आप गोल्ड या सिल्वर लेकर के जाइए और उसको जो है कि कन्वर्ट करा के क्वाइन में लेकर आ सकते थे। फुल बॉडीड क्वाइन होती थी, यानी कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतनी ही इंट्रिंसिक वैल्यू है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस मेटल की वैल्यू। यदि गोल्ड क्वाइन के रूप में आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो यदि 5 रुपये लिखा है या 1 रुपये लिखा है तो 1 रुपये का वो सामान परचेज करे, और इसके गोल्ड के रूप में भी ऑफर कर रहे हैं तब भी वो 1 रुपये वर्थ की गुड परचेज करे तो वह फुल बॉडीड क्वाइन होगी। दो अनलिमिटेड लीगल टेंडर थी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री था, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन था। तो अब बाईमेटलिज्म हो गया। अब आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइप्स पर। शुरू में ही हमने बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिकली दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में एक ही है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। डायरेक्ट नेम से ही क्लियर है कि गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में जो क्वाइन होगी वो गोल्ड की होगी, जो गोल्ड की ही क्वाइन होगी। इस गोल्ड गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड को गोल्ड क्वाइन स्टैंडर्ड, गोल्ड स्पेसिस स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। यह ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है। ये ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड है, ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इनमें ये बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता था। और चूंकि ये फुल गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, इसमें गोल्ड की ही करेंसी चलती थी, उसी के रूप में मॉनेटरी यूनिट डिफाइन भी होती थी। हाँ, टोकन कॉइन और पेपर करेंसी भी चलती थी, लेकिन वह गोल्ड में कन्वर्टेबल थी। क्वाइनेज अनलिमिटेड था, मतलब कि कितना भी आप गोल्ड ले जाकर के उसका क्वाइनेज करा सकते हैं विदाउट कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किए, और फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड वाज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इन विच गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड टू बी सर्कुलेटेड। फुल बॉडीड मनी होती थी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होती थी, फ्री क्वाइनेज था, और साथ साथ में
कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन चूंकि इसमें डायरेक्ट गोल्ड का यूज होता था, इसलिए इसको कंट्रीज ने धीरे धीरे बंद कर दिया और अब इनडायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड पर आए और उसमें पहला आया गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड। इसमें गोल्ड कॉइनेज यूज नहीं होता था, गोल्ड का कॉइन यूज नहीं होता था, लेकिन जो करेंसी चलती थी दैट वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड बुलियन। गोल्ड बुलियन वर्ड ध्यान से सुनेंगे। गोल्ड बुलियन का मतलब ये हो गया कि गोल्ड के बार्स। गोल्ड बुलियन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको गोल्ड के बार्स कॉइन्स वगैरह दिखाई देंगे, बार्स दिखाई देंगे, रॉड की तरह गोल्ड रखा जाता है तो वो दिखाई देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करते थे कि गोल्ड की करेंसी तो नहीं चलाते थे, लेकिन यदि कोई चाहता है जो भी करेंसी चल रही है, टोकन करेंसी जो भी चल रही है, पेपर करेंसी चल रही है, तो उसको उस पेपर करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करने की गवर्नमेंट फुल गारंटी देती थी। हालांकि उतना गोल्ड का बैकअप नहीं रखा जाता था, जितना पेपर करेंसी सर्कुलेशन में थी उतना गोल्ड नहीं रखा जाता था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट फुल गारंटी देती थी कि फुल हम कन्वर्टेबिलिटी करेंगे। ऐसा इसलिए संभव हो पाता था कि एक पर्टिकुलर टाइम में सारे लोग कन्वर्जन के लिए तो लेकर जाते नहीं थे। तो ग्रेट ब्रिटेन ने 1925 को में इस गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर गोल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम नहीं करता था, लेकिन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू के रूप में काम करता था। देखिए, मनी के दो मेन फंक्शन होते हैं, दो मेन प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में करेंसी लेन देन के रूप में यूज होती है और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब जो डिफरेंट गुड्स हैं उनकी वैल्यू उस रूप में उस मनी में मेजर की जाती है। तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड जो हम जस्ट पहले डिस्कस किए, उसमें जो गोल्ड कॉइन्स थी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू दोनों रूप में यूज होती थी, लेकिन गोल्ड बुलियन में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज नहीं होती थी। गोल्ड करेंसी थी ही नहीं, लेकिन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू के रूप में यूज होती थी। और क्वाइनेज ऑफ गोल्ड इज नॉट अलाउड। पीपल कैन नॉट गेट देयर गोल्ड कन्वर्टेड इनटू कॉइन्स एट द मिंट। तो इसमें गोल्ड चलता नहीं था, लेकिन गोल्ड को गवर्नमेंट फुल लेकिन जो भी पेपर करेंसी थी उसको गवर्नमेंट फुली गोल्ड स्टैंडर्ड में, गोल्ड में कन्वर्ट करने की गारंटी देती थी। इसके बाद नेक्स्ट आया गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अब इस गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में न ही गोल्ड करेंसी सर्कुलेशन में होती थी और न ही गोल्ड रिजर्व रखा जाता था एक्सटर्नल पर्पज के लिए। टोकन क्वाइन चलते थे, पेपर करेंसी चलती थी। टोकन क्वाइन चलते थे, पेपर करेंसी चलती थी, गोल्ड क्वाइन बिल्कुल सर्कुलेशन में नहीं था। और डोमेस्टिक करेंसी बिल्कुल ही, जो टोकन क्वाइन या पेपर नोट चलती थी वह गोल्ड में कन्वर्टेबल नहीं थी, इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड फॉर मीटिंग इंटरनल नीड्स, बट इट वाज कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ सम फॉरेन पेमेंट्स। लेकिन यदि आपको फॉरेन पेमेंट करना हो और आप अपनी करेंसी को लेकर के जाएंगे जो पेपर करेंसी चल रही थी, तो तब गवर्नमेंट उसको गोल्ड के रूप में कन्वर्ट करती थी यदि फॉरेन पेमेंट करना हो तो, क्योंकि फॉरेन करेंसी तो गोल्ड स्टैंडर्ड पर बेस्ड थी तो उसके लिए गोल्ड जरूरी होता था। ये बेसिकली इसमें गोल्ड बैकअप रखा नहीं जाता था, इसलिए ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या गोल्ड स्कैर्स कंट्रीज के लिए बहुत बेनिफिशियल था। याद करना ये है कि हॉलैंड ने इसको अपनाया था 1877 में, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया और इंडिया ये सब भी धीरे धीरे अपनाए थे। और आपको याद होगा हिल्टन यंग कमीशन जिसने रिकमेंड किया था आरबीआई का सेटअप, उसी ने इस सिस्टम को खत्म करने के लिए कहा था और उसी के रिकमेंडेशन पर इंडिया ने 1926 में गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को एंड कर दिया, खत्म कर दिया। इसमें न ही गोल्ड जो है इंटरनल पर्पज के लिए रखा जाता था और न ही जनरली फॉरेन पर्पज के लिए, लेकिन यदि फॉरेन पेमेंट करना होता था तो अब उसके लिए कन्वर्जन पॉसिबल था गोल्ड में, गोल्ड इसमें गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में। और अब आते हैं गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड आया। तो गोल्ड रिजर्व में न ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये काम करती थी और न ही मेजरमेंट ऑफ वैल्यू के रूप में। डोमेस्टिक करेंसी इसमें भी पेपर या टोकन क्वाइन के रूप में बना होता था, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
कि एक्सचेंज रेट, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यदि एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के लिए कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू किया गया, तो फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड वाज एडॉप्टेड। और इसके लिए क्या हुआ कि 1936 में ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस इन तीनों ने मिलकर के ट्रिपार्टाइट मॉनेटरी एग्रीमेंट किया, जिससे कि गोल्ड या फॉरेन करेंसी का फ्री फ्लो हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, ताकि जो एक्सचेंज रेट है एमंग डिफरेंट करेंसीज उसको स्टेबलाइज किया जा सके, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। और इसके लिए कंट्रीज ने एक एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड सेटअप किया। कंट्रीज सेटअप एंड एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। इसमें लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी और गोल्ड के रूप में एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड हर कंट्री रखती थी, जो भी गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड को अपनाई थी। और आपस में यदि एक्सचेंज रेट में कोई भी डिस्टरबेंस होता था तो उस गोल्ड को या फॉरेन करेंसी को सेल करके परचेज करके एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करते थे। तो गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद यही रखना है कि इसमें 3 कंट्रीज ने ट्रिपार्टाइट मॉनेटरी एग्रीमेंट के द्वारा इसको शुरू किया और एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के लिए शुरू किया। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसमें करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड रखा गया। किसमें? तो फॉरेन करेंसी में, गोल्ड में और लोकल करेंसी में। हालांकि ये स्टैंडर्ड केवल 3 साल चला था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो ये बंद हो गया सिस्टम। और नाउ फाइनली गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड आया। तो गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड तब आया जब आईएमएफ 1945 में सेटअप हो गया, तो 1946 में उसके रिकमेंडेशन पर गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड आ गया। इसमें क्या था कि हर मेंबर कंट्री को अपने करेंसी की वैल्यू गोल्ड में डिफाइन करनी थी, ताकि आपस में करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय हो। इंडिया अपने करेंसी में तय करेगा कि कितना गोल्ड मिलेगा 1 रुपये में, अमेरिका तय करेगा कि 1 यूएस डॉलर में कितना गोल्ड होगा, और उसके बेस पर आपस में कंट्रीज के करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय होता था। इसका एम भी ये था कि स्टेबल एक्सचेंज रेट बना रहे, डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम डिस्टर्ब ना करें, डोमेस्टिक प्राइसेस को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन करेंसीज वो स्टेबल बना रहे। इसमें करेंसी पेपर की होती थी, टोकन कॉइन्स होती थी। ध्यान रखिएगा केवल और केवल गोल्ड की करेंसी गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड में थी, बाकी कहीं गोल्ड की करेंसी नहीं है। गोल्ड कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम कर रहा है और इसलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। तो इसमें भी गोल्ड नहीं मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था, नहीं करेंसी चलती थी, और नहीं हर चीज की वैल्यू गोल्ड में तय की जाती है। हर चीज की वैल्यू जो भी रुपया चल रहा है रुपए में तय करते हैं, डॉलर में तय करते हैं। और इनकन्वर्टेबल है, ये नहीं है कि आप लेकर के जाएंगे तो तुरंत ही आपको जो है उतना का गोल्ड मिल जाएगा। तो इनकन्वर्टेबल था, चाहे लोकल करेंसी में करना हो, लोकल करेंसी को करना हो गोल्ड कॉइन में, तो ये इनकन्वर्टेबल था, यू कुड नॉट कन्वर्ट इट। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर स्टैंडर्ड का। तो पेपर स्टैंडर्ड आ गया जब गोल्ड के तमाम डिफिकल्टीज आने लगे और गोल्ड एक स्केर्स मेटल है, तो पेपर स्टैंडर्ड पर कंट्रीज मूव की। और पेपर स्टैंडर्ड में जो स्टैंडर्ड मनी है वो मेड ऑफ पेपर होती है, करेंसी भी चलती है, क्वाइन भी चल रही है। और गोल्ड रिजर्व या तो एक लिमिटेड अमाउंट में रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। इसको मैनेज्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है that is circulated is controlled and managed by the monetary authority। अभी हमारा जो पेपर स्टैंडर्ड है वो मैनेज्ड पेपर स्टैंडर्ड है, क्योंकि that is managed by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसको प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए उस पर तमाम चीजें आरबीआई उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए रखता है। और यह फिएट स्टैंडर्ड है, फिएट स्टैंडर्ड मनी है, क्योंकि यह इट कुड नॉट बी कन्वर्टेड, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, फिर भी ये फुल लीगल टेंडर है। आप रुपए के रूप में कितना भी पेमेंट किसी को करेंगे तो वह लेने से मना नहीं कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो वो उतने का आपको गोल्ड ऑफर करेगी, ऐसा नहीं है। तो जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया तो पेपर स्टैंडर्ड कंट्रीज ने शुरू किया। देखिए इस स्लाइड्स में जो सबसे ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है मॉनेटरी स्टैंडर्ड।
बट इससे क्वेश्चन एक तो बीकॉम के सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं, और उन आंसर्स को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर क्या होंगे उसको ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड बनाई गई है। तो इसमें बार बार यदि देखें, जैसे कि एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड कहाँ जरूरत पड़ती है, तो गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड में, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड में एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड की जरूरत पड़ती है। क्या मॉनेटरी स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव है, तो दो ऑब्जेक्टिव शुरू में ही क्लियर कर दिया। किस कंट्री ने सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू किया, तो वो भी आपको मिल गया। इंडिया ने कब शुरू किया, कब खत्म किया, तो ये सब भी आपको मिल गया। तो इस वीडियो प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड और खास करके मेटलिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं उनको आप मिस न करें, उन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया है। तो बार बार देखिए, पढ़ते रहेंगे तो तैयार हो जाएगा। एक चीज और मैंने पीछे डिस्कस किया था, ग्रेसम लॉ। और ग्रेसम लॉ एक ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे। जब ब्रिटेन में बाईमेटलिज्म चल रहा था, गोल्ड और सिल्वर दोनों चल रहे थे, और लोग जो है कि गोल्ड को प्रीफर कर रहे थे, गोल्ड को तो अपने पास रख ले रहे थे और सिल्वर कॉइन सर्कुलेट कर रहे थे। कुल मिलाकर के बैड मनी सर्कुलेट हो रही थी और गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गई थी। तो ग्रेसम ने इसका स्टडी किया और ये कहा कि इफ बोथ गुड एंड बैड मनी आर इन सर्कुलेशन, देन बैड मनी टेंड्स टू ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, अच्छी मुद्रा को लोग स्टोर करते हैं और बैड मनी को सर्कुलेट करते हैं। दिस implies that less valuable money tends to replace more valuable money in circulation। यदि एक बढ़िया नोट है और एक गंदा नोट है, तो आप गंदे नोट को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं पेमेंट के लिए, और बढ़िया नोट को अपने पास रखते हैं। तो उसी तरह का ये ग्रेसम लॉ है, और ये ग्रेसम लॉ भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।